नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय कृषि विधेयक 2020 को लेकर हाजिर हुए हैं और इस विधेयक को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है पूरे देश में। क्या किसानों को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से ये विधेयक किसानों की आय दोगुनी करेगा, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सोमदेव शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, उसके बाद बहुत सारे सुधार उसमें किए गए। ये जो कृषि विधेयक 2020 है उसी सुधार की एक कड़ी है। क्या ये सच में किसानों के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा? जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि दुगनी आय करने के लिए या आत्मनिर्भर भारत के लिए या स्वावलंबन के लिए ये एक समग्र रूप में अगर इस सारे तीनों विधेयकों को देखें और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्लस्टर डेवलपमेंट देखें, इनको सभी समग्र रूप में देखें तो इसमें बहुत हद तक जो है वो किसानों को लाभ होगा और एक उत्तम और लाभकारी मूल्य की तरफ को बढ़ेगा किसान। इसमें एक समग्र रूप में अगर इसको एक होल कंपोनेंट के रूप में देखें इन तीनों विधेयकों को, तो इसमें डबल इनकम की जो बात कही गई है इसमें स्वाभाविक है वहाँ तक अटेनेबल है, अचीव हो गए। क्योंकि आप जो है वैज्ञानिक भी हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हैं, उससे संबंध रखते हैं। क्या समस्या आ रही थी, अगर हम क्या ज़रूरत पड़ी कि ये विधेयक जो है वो लाया जाए और इसे पारित किया जाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आज़ादी के बाद से लेकर के अगर देखें तो 1990 तक जो आय थी एक दर रही तो दो रुपये शहर के लोग की इनकम थी और 1 रुपया गांव के लोग की। लेकिन आज अगर देखें तो आज ये 7-1 की दृष्टि में पहुंच गई है। तो शहर वाले को 7 रुपये मिलते हैं और गांव वाले को 1 रुपया मिलता है। तो गांव में अधिकतर तो लोग कृषि पे निर्धारित है, तो उसी से वो जब उसको इनकम नहीं हो रही है तो खेती छोड़ करके वहां जाता है। तो हकीकत ये है कि अगर इस मॉडल को देखें कि खेती को, कि जब खेती कहीं किसान की फसल का मूल्य गिरता है तो अगले साल क्या करता है वो उसको कि जब मूल्य गिर जाएगा अगले साल वो फसल नहीं लगाएगा, और जब अगले साल फसल नहीं लगाएगा फिर उससे अगले सीजन में मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, और जब मूल्य बढ़ जाएगा तो फिर लट आएगा, फिर अगले साल नहीं लगाएगा। तो एक एक ऐसा मक्कड़ जाल बना हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रेगुलेट करूं, एक चीज। और दूसरी चीज, जब पैदावार की कोई समस्या नहीं है किसान के पास, जहां हम उसको किसान जाकर के मंडी में जब बेचता है और उससे आकर के जब उसको उपभोक्ता के रूप में देखता हूँ, इसके बीच में 7-8 जगह से वो गुजरता है सारा प्रोड्यूस। तो पैदा जब कर दी, मान लो को गेहूं पैदा करता है, कोई धान पैदा करता है, मक्की पैदा करता है, तो किसान की पैदावार जब वो मंडी में जाती है पहले चरण में, और जब वो प्रोसेसर से हट करके दबा आटे के रूप में उसके पास आती है तो 7-8 आदमी होते हैं उसके बीच में। अब उन 7-8 आदमियों में इस चेन में कई गुना लागत बढ़ जाती है उसकी। तो वो जो उसकी लागत है वो लागत बढ़ती गई, जो 2-1 की मैंने बताई और 7-1 की जो व्यवस्था बताई, वो लागत बढ़ गई और उसको जो मिल रहा है वो अलाभकारी है, इसलिए वो खेती छोड़ता जा रहा और निराश होता जा रहा। तो करे तो क्या करेगा, वो एक ऐसी स्थिति बनी। तो इसलिए इन विधेयकों की तरफ सरकार ने अपनी नीयत दिखाई। डॉक्टर साहब, हम बहुत उदाहरण सुनते भी हैं। हमारा जो अगर बात करें लाहौल स्पीति के किसान जो है, खास करके आलू प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, लेकिन यही आलू जो है उसका दाम बहुत अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जब वो चिप्स के रूप में हमारे पास आता है तो 2-3 आलू के ही आप जानते हैं कि 15 से लेके 20 रुपए हमें चुकाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जो हालांकि जो किसान को उसकी आय होगी वो 50 से 1 रुपए हो। बिल्कुल। क्या ये जो डिफरेंस है इसको पूरा करने में, या कहीं ना कहीं किसान को भी अगर 15 रुपए एक कंपनी उसको आलू को खरीद कर बेच रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो विधेयक लाया गया है इससे किसान की आय कम से कम आधी होगी? ये जो विधेयक लाया गया इसमें निस्संदेह नियत बिल्कुल सही है और इसमें दृष्टि भी सही है, दृष्टिकोण भी ठीक है इसमें। तो इसमें जो
जहां माल बेचेगा जाकर के मंडी में, तो जो कृषि विपणन विधेयक लागू किया अभी ट्रेड में, तो उस दृष्टि को अगर देखें तो वहां पर एक मोनोपोली थी जहां पर जाकर के किसान माल को बेचता था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी, जैसे एपीएमसी थी। तो एपीएमसी अपने आप में 2004 में बहुत अच्छे दृष्टि से लाए थे, लेकिन जो जिसके ऊपर कब्जा किसानों का होना चाहिए था जी, तो लेकिन किसानों का कब्जा नहीं हुआ, और उसमें सभी को, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है जी, तो उसको उस दृष्टि से एक शोषणकारी जो कार्यक्रम चल पड़ा वो वहाँ चला, और 1.5% से लेकर के 8, 8.5, 10%, 11%, यहाँ तक कि अगर मैं टमाटर ला रहा हूँ और अनलोडिंग मैं कर रहा हूँ तो टमाटर की ट्रे की अनलोडिंग के चार्जेस भी किसान उसको देता है। अच्छा, तो यहाँ तक शोषण है इसमें, तो 10-11% तक तो वहाँ चला जाता है। उसके बाद क्या है उसका कि वो जो आगे मटेरियल जाएगा वो आड़ती उसको एक थोक विक्रेता को बेचेगा, वो भाव तय करेगा। तो अगर के जाकर के वो आड़ती जब थोक विक्रेता जो आगे फिक्स करेगा रेट आकर के, तो वही आपके पास आलू या टमाटर जो 10 रुपए दिया है वो 60 रुपए आपको रेडी पे वापस लेना पड़ेगा। तो ये जो चेन है इसको खत्म करने की, क्योंकि वो मोनोपोली थी, तो भारतीय किसान संघ की शुरू से जब से 1979 से ये स्थापना हुई है, उसी टाइम से दृष्टि रही है कि किसान को लाभकारी मूल्य बनेगा, और उसमें हमेशा एक रहा कि देश के हम भरेंगे भंडार लेकिन कीमत पूरी लेंगे। तो एक ऐसा विषय रहा और उसके ऊपर सदग्ध रहे। तो ये हमारी डिमांड भी शुरू से थी और किसान हित में थी। तो उस सारे चैनल को अगर खत्म किया जाए तो वैल्यू एडिशन करके वहाँ कहीं न कहीं सहभागिता, जो एक फूड चेन है, वो फूड चेन में किसान का कहीं भी सहभागिता नहीं है। अच्छा। वो पैदा करके वहाँ से हट जाता था और वही उपभोक्ता बन जाता है। तो इसमें जो एपीएमसी में 3 चैनल और खुले हैं। अच्छा। एक एपीएमसी प्लेटफॉर्म है जहां एक सरकारी मंडी है, और इस सरकारी मंडी में जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है तो उसमें लिखा है कि 80 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी होनी चाहिए। उसके हिसाब से 42,000 मंडियां खड़ी होनी है। तो उतनी व्यवस्था करने के लिए एक निजी व्यवस्था अभी इस विधेयक में आई है, और इसके अलावा निजी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं होगा। हाँ। कोई टैक्स नहीं है उसमें। आप सीधा व्यापारी के साथ संपर्क हो जाएगा, जो 11% का टैक्स देते हैं, 8% देते हैं, 5% देते हैं भिन्न भिन्न जगह के, तो वो खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर किसान को सीधा लाभ है। इसके अलावा एक ई नाम प्लेटफॉर्म खुला है जिसके ऊपर आज देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, और उसमें किसान उत्पादक समूह जो है वो 1,000 से ऊपर जुड़ चुके हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको कहीं भी टैक्स नहीं देना है उसमें। और ये चैनल बहुत अच्छा है। इससे क्या 3 चैनल जब आ गए, इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म भी बनाने के लिए और राज्य सरकारों का अपना दायित्व होता है। मान लो आपने जैसे लौल के आलू की बात की, तो लौल का आलू बहुत अच्छा है, तो हम आलू के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, चंडीगढ़ बनाए, बॉम्बे बनाए, बेंगलौर बनाए, और उस प्लेटफॉर्म पे हम अपना आलू बेचे। जो 5 रुपए 25 रुपए बिकता है वो ये 100 रुपए भी आपका बिकेगा। तो उस सारे तीनों में प्रतिस्पर्धा आती है। जब कंपटीशन होगा तो माल की क्वालिटी की बात करेंगे। फार्मर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको वो टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और लाभ मिलने लगेगा। आप सेब की बात ले लें, सेब में हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज वाला कहता है कि हमें ए ग्रेड चाहिए, बी चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि आगे रेट है, तो उसको लाभ मिलता है और क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। तो सेब का उत्पादक आप देख रहे हैं तो अच्छा पैसा कमा रहा है इस चेन में सारा। तो यहाँ कंपटीशन खड़ा हुआ एग्री मार्केट में, यानी ये विधेयक लाने के बाद विधेयक में 3 में एक अपॉर्चुनिटी किसान को मिली है इसमें। हाँ। बहुत अच्छी। एक बात हमेशा से रही है कि जो हमारे जो अगर देश की बात की जाए तो 80% जो 80 से 85% किसान जो है वो छोटे या मझौले किसान है। बड़े किसान बहुत कम हैं, लेकिन बड़े किसानों की हमेशा से रही है। कोई भी विधेयक बनता है, कोई भी कानून लाता है, तो ये देखा गया है कि वही लोग लाभ उठा जाते हैं और छोटे और मझौले किसान कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इस विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है कि उन तक जो है इस विधेयक का फायदा पहुंचे? हाँ, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जो खेती छोड़ रहा है या लैंडलेस बनता जा रहा है या वेस्ट लैंड होती जा रही है किसानों की, वो छोटे किसान की है। और 86% जो किसान है वो 2 हेक्टर से कम, यानी कि 24-25 हिमाचल का ले तो 24-25 से नीचे का जो किसान है वो इस कैटेगरी में आता है। तो वो इसको छोड़ता जा रहा है।
तो उसको लाभ कैसे होगा, क्योंकि अब बात आई एपीएमसी की या दूसरा, तो दूसरा विधेयक जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं हम, तो या कंपनियां की सीधी आएंगी, तो इसको लाभ ये मिलेगा कि एक किसान की आवाज बुलंद नहीं है। ये तो एक बड़ी सच्ची बात है, बिल्कुल, छोटे किसान की। हाँ, छोटे किसान की। और किसान का भय जो है वो उसको लगता है, क्योंकि उसको इसकी जानकारी है या नहीं है, तो जानकारी हो तो भय खत्म होता है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना जो किसान उत्पादक समूह है, और एक नया नहीं है, 2012 में पल्सिस के लिए भी किसान उत्पादक समूह नाबार्ड के थ्रू शुरू हुए थे। हाँ जी। तो लेकिन ये जहां शुरू हुए थे, इसे किसानों की एक जैसे विचार, एक जैसे खेती करने वाले लोग 100 पहाड़ी के क्षेत्रों में, 1000 की मीटर की ऊंचाई के ऊपर के, और 300 किसान नीचे जो 1000 मीटर की ऊंचाई के निचले क्षेत्रों में एक इकट्ठे होकर के नाबार्ड के थ्रू जुड़ेंगे, और वो क्या करेंगे कि एक क्लस्टर बनाएंगे, उसमें क्लस्टर डेवलपमेंट होगा, और 300 फार्मर एक खेती करेंगे। कौन सी खेती करेंगे? जिसकी डिमांड है। अच्छा, पहले तो हम करते हैं कि हम गेहूं ही लगाएंगे, मक्की ही लगाएंगे। अब जिस गेहूं और मक्की या जिस किसी पार्टिकुलर वैरायटी की डिमांड है इसमें बाजार में, उसको 300 फार्मर, 500 फार्मर, 1000 फार्मर मिल करके इकट्ठे खेती करेंगे। यानी एक जैसी कृषि, एक जैसी कृषि, हाँ, एक जैसी कृषि। उससे एक्सपीरियंस भी बटेगा आपस में, मतलब अगर कहा जाए कि भाई अगर किसी किसान को मुश्किल आ रही है तो दूसरे से सलाह भी ले सकता है, उसकी सलाह मिलेगी और सामूहिक मिलेगी। और दूसरी चीज इसमें ये है कि जो दो छोटा किसान है, वो जब 100-200 फार्मर से मिलेगा तो 200 फार्मर की एक आवाज होगी, और वो आवाज बुलंद होगी। हाँ। तो एक कंपनी फार्म में आएगी, तो उसको कहीं डर भय नहीं है। मैं एक आप उदाहरण दूं, हिमाचल प्रदेश में हमारे कामधेनु एक बिल्कुल मिल्क फेडरेशन, मिल्क का एक जैसे किसान उत्पादक समूह बनाया जो बिलासपुर में नमोल में स्थित है जी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनके 3500 फार्मर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और 3500 फार्मर की जुड़ने से लाभ क्या है कि तो 3500 फैमिलियों के लिए एक सर्वाइवल दे रहे हैं, और अच्छा रेट दे रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म भी बन गया, प्लेटफॉर्म उनकी आवाज के लिए। दूसरी बात यह है, जब मैं उनसे बात कर रहा था, अगर सरकार की बात देखें तो 23 रुपए मिल्क फेडरेशन हमारी दूध खरीद रही है जी, और अगर कामधेनु को देखें तो 33 रुपए दूध खरीद रही है। अब प्राइवेट में जब आप जाएंगे, कंपटीशन होगा, और वहां पर कोई एक विचारधारा के लोग होंगे जो किसान मित्र, किसान जो खेती करता है, जी। उसमें कहीं राजनीति का कोई दूध पानी नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं मिलावट नहीं होनी चाहिए राजनीति की। किसान एक शुद्ध किसान है और राजनीति उसके बाहर है। तो मैंने उससे बात कर रहा था, तो 3500 किसानों को 33 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का फ्लक्चुएशन होती है, जो फैट परसेंटेज होती है, वो सरकार में मिल्क फेडरेशन में भी होती है। अब आप देख लिए कि किसान उत्पादक समूह में क्लस्टर डेवलपमेंट में जाकर के एक किसान की 3500 फार्मर की, मतलब 3500 फार्मर की एक आवाज है जी। तो उसको लेकर के ला करके वो किसान उत्पादक समूह आगे बढ़ेगा, और वहां उसकी बुलंद होगी। तो छोटे किसान को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको संगठित होना पड़ेगा। था पहले भी तो हमारी एक पद्धति थी, ज्वार से खेती करते थे, पूरे गांव वाले इकट्ठे होते थे, खेती कर लेते थे। तो इस तरह की पद्धति है। तो कंपनियों जो के साथ जो आगे जो विधेयक है दूसरे, उनके साथ जब वार्ता होती है तो वहां लाभ किसान उत्पादक समूह के थ्रू उस छोटे किसान को मिलेगा। एक बात जो बार बार इस विधेयक को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर की जा रही है कि अगर बड़ी कंपनियां आकर जो है कृषि करने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो फार्मर है वो लैंडलेस हो जाएगा। हाँ। ऐसा आपको लगता है क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, दो इसमें जो है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया विषय नहीं है। अब वर्तमान के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नए कानून के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों में एक भिन्नता है। जो 2004 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, कोई हिमाचल में भी कहीं कुछ एक जगह, या मध्य प्रदेश में करते हैं, तो उसमें या साउथ में भी हैं, तो वो जो करते थे एक अनरिटन डॉक्यूमेंट पे करते थे। अच्छा, उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रिटर्न। तो उसमें जो रेट तय कर दिया वो अच्छे का ले लेते, ए ग्रेड का, बी और सी का नहीं ले उठाते थे। अच्छा। और किसी टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता था। तो मान लो किसी ने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा ली, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फेल हो जाएगी जी। ऐसा मुझे, मैं 1980 में प्याज की कोई इंडस्ट्री लगाई पल्प की नोएडा के पास, तो फेल हो गई थी। वो मुझे न्यूज़ अभी तक रिफ्लेक्ट करती है। हाँ। तो इसी तरह से ये संबंध रखती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब जो नए कानून में है, करारनामा जो होगा वो फसल पे होगा। अच्छा, जमीन पे नहीं है।
जमीन पे नहीं, यानी जमीन किसान जमीन की किसान रहेगी। की, उसमें कहीं भी नाम नहीं है जी। उसके संसाधन ट्यूबवेल है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कोई लेना देना नहीं। जी जी। केवल कंपनी अपनी प्रोसेसिंग या एक्सपोर्ट के हिसाब से अपने किस्म की एक फसल चाहिए, एक किस्म चाहिए, और मेरे को कोई चिप्स बनाने हैं, या गन्ने का कोई इस तरह का काम करना है, या कपास का काम करना है, या सेब का काम करना है, या एक्सपोर्ट एग्जॉटिक वेजिटेबल करनी है, तो वो आएगी और उस टाइप का सीड बताएगी, भाई ये सीड लगाओ, और उसके साथ किसान की इनकम तो बढ़ेगी उससे, क्योंकि वो एग्रीमेंट से पहले ही निर्धारित कर लेगा। हाँ, कि कि भाई मेरे रेट को ये रेट होगा, ये रेट होगा, चाहे वो हो फसल या ना हो। ना हो। उसमें ये भी बात है कि किसान को इतना खुला किया है इसमें कि कभी भी वो छोड़ के चला जाए, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। जी। अगर कंपनी छोड़ती है तो उसको पेनल्टी है, उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी और रेट उसको देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात भी है बिल्कुल, किसान को उसमें सुरक्षा की बात है। और किसान, और ये है कि जब कंपनी लगाएगी तो 200-400 हेक्टर पे जब फार्मिंग होगी तो उसमें 200-400 फार्मर जुड़ेंगे, उनकी एक आवाज होगी। जी जी। तो वहां पर भी किसान उत्पादक समूह खड़ा होगा, उसमें के थ्रू ही इसको बल मिलेगा किसान को। वहां भी बात ये आती है। और इसके साथ एक बात ये और जुड़ती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें कहीं जो डर रहता है कि मैं एक सिंगल फार्मर बड़ी कंपनी से कैसे बात करता हूं, जैसे आपने कहा, तो केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको बल मिलेगा किसान उत्पादक समूह से। अगर कोई झगड़ा होता है, और पेमेंट की विषय भी इसमें आता है कि पेमेंट का विषय विदिन 3 डेज उसको करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा। तो 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा या पहले दिन करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी अगर इस तरह से बात हो जाए कि जैसे खरीदा वैसे दे, तो बार बार उसको चक्कर नहीं लगाने का, उसमें विश्वास बढ़ेगा उस सिस्टम पे। ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई व्यवस्था उस टाइप बनती है, और अगर किसान उसको उधार देता है, फिर झगड़ा होता है किसी बात का, हाँ जी, तो झगड़ा जो है वो आपको विदिन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंतर्गत तो उसको निपटाना पड़ेगा। पहले तो 3 आदमियों की एक पार्टी बनेगी, और उसमें अगर कंसल्टेशन होती है विदिन 3 डेज वो डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। नहीं तो एसडीएम के पास जाएगा। तो एसडीएम अगर नहीं करता है तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एसडीएम दोनों मिलकर के 30 डेज में उसको डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। तो इसमें भारतीय किसान संघ का एक मानना है कि अगर इसमें कहीं, क्योंकि जब बात आती है डिस्प्यूट की, तो थोड़ा सा अगर कहीं किसी प्रकार से न्यायालय की बात आती है या इस टाइप का है, वहाँ भी अगर कर देते हैं कहीं दिखता है, तो उस डिस्प्यूट में क्या है, इसमें सारे सिस्टम में एक बहुत विश्वास देने वाली बात आती है। किसान भ्रमित जैसा रहता है। हाँ। वो भ्रमित है अभी इस थोड़े से, क्योंकि उसको पूरी इतनी डिटेल लेने के लिए भी अभी टाइम लग रहा, और इसको समझने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज समझने के लिए, तो उसको सिंपल सा चाहिए कि आज खरीदा, पैसे दे दिए आपने। झगड़ा यहाँ होगा तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दे। तो कोर्ट के ज्यादा मान्य मानते हैं बनस्पत एसडीएम से लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ऑफिसर में के साथ और वहाँ ये दोनों चीजों प्रणालियों में डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात रही। डॉक्टर साहब, क्या जब बड़ी कंपनी आकर आपके यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी या कोई समझौता करेगी, क्या पैसे जो हैं फिर भी किसान लगाएगा कि कंपनी लगाएगी? हाँ, ये बात आपने सही कही कि जो कंपनियां आएंगी, अब कंपनी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसान के साथ कि मुझे इस तरह की गोभी चाहिए, या इस तरह का आलू चाहिए, या टमाटर चाहिए, या शिमला मिर्च चाहिए, ये चाहिए। तो वो अपना सारा जो व्यवस्था बताएगी कि बीज ए है, ए बीज की वैरायटी चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड यूरोप में है। अच्छा। क्योंकि रेडी कंज्यूमर से डिमांड होगी, वही फार्मिंग सिस्टम आपका खेत पे लगाना पड़ेगा जी। एक व्यवस्था है इसमें। तो या तो वैरायटी अपनी देंगे तो उसमें डिडक्शन होगी पैसे की, क्योंकि वो तो रेट फिक्स है ना कि आपकी शिमला मिर्च हम ए रेट लेंगे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें एडवाइजरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनपुट जो है फार्मर के होंगे जैसे पहले होते हैं। जी। तो उसके बाद वो रेट जो वो तय कर लिए पहले। फिर इसमें बात और भी आती है कि अगर रेट मान लो 20 रुपए शिमला मिर्च का किया आपने, और 40 रुपए रेट मार्केट में जब आपने लगा बेचने लगा, तो किसान अपने को ठगा महसूस कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उस दोनों को बैठ करके दोबारा रेट तय करना है एक सेट फार्मूले के अंदर। कब?
जब मार्केट में बिकने का रेट समय आएगा। हाँ, 40 रुपए है रेट। जी जी। तो 40 रुपए बिक रहा है, तो मुझे भाई 20 रुपए के बजाय आप इतना दो, इसके बाद आपका प्रॉफिट है जी, ये प्रॉफिट है। तो ऐसा लगता है उसके बीच में, तो वो उसको बीच में उन दोनों के बीच में सहमति बनेगी और वो करेंगी। इसमें डरने की बात इसलिए नहीं लगती किसान को, क्योंकि उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट है परमानेंट। हाँ जी, और मतलब उसका फसल अगर उगाई है तो वो जाएगी। तो फिर उसके बाद ऐसा भी है कि बीच में ये भी देखा गया, दोनों पक्ष रहते हैं, लेकिन किसान के पक्ष को बहुत ही मजबूत किया गया है। मैं डॉक्टर साहब, जब आपने ये बात कही कि भाई क्योंकि उसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक डिमांड है उसके पास, तो किसान का जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी। अभी हम देखते हैं कि कई बार किसान जो हैं, जैसे आलू की फसल सड़कों पे बिछा देते हैं कि रेट नहीं मिल रहा है, 1 रुपए ही बिक रहा है। प्याज का पीछे हमने देखा था कि इसी तरह का हुआ था। तो वो उस कहीं ना कहीं वो जो नुकसान किसान को झेलना पड़ रहा है, उससे बचाने की कोशिश इस कृषि विधेयक में हमें जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम है, आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत की बात, जैसे मैंने कहा शुरू में कहा कि 2 और 1 का अनुपात था, अब 7-1 का अनुपात हो गया। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत कहीं नहीं जुड़ता। तो ये जुड़ता है अगर आप समग्र रूप में किसान को, क्योंकि देश के 67% जो डिपेंडेंट है वो कम्युनिटी है, वो किसान है जी। और डायरेक्टली इन्वॉल्व 54% है। हाँ। इसमें तो अगर इस कम्युनिटी को आप बाहर करते हैं, ये अगर मजबूत नहीं होते हैं तो नहीं होता। तो बहुत से हिस्सों में ले अगर इंडस्ट्री को भी ले ले, दूसरी बातों को भी ले ले, तो इस हिस्से में कृषि पे अगर आप इसमें बल देते हैं और इसको एक जो किसान जिसकी निर्भरता कहीं और है, उसको आप आत्मनिर्भर करते हैं, इकोनॉमी बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। अब इसमें टेक्नोलॉजी आपको लगाने पड़ेगी, आपको गुणवत्ता इसमें आपके प्रोड्यूस को लाने पड़ेगी, आपको इसको प्रोडक्टिविटी बनाने पड़ेगी, आप फिर इसमें एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा जी। जो एक्सपोर्ट के लिए जो एरिया खुलेगा, और उसके साथ कैसे खुलेगा, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। हाँ। जो एक रास्ता खुलता है, वो जब तीनों चीजें आ जाएंगी आपके पास, इसके व्यवस्था आपको आ गई, योजना परियोजना आ गई, उसके बाद क्लस्टर डेवलपमेंट आ गई और किसान उत्पादक समूह उसमें एक मजबूत टूल बना आपको। हाँ। जो फार्मर को इकट्ठा करके ले जाएगा और वो 4 किसान उत्पादक समूह बनाएंगे। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टिकुलर मान लो हम कहते हैं कि किन्नौर या नीरमंड या शिमला का राजमा या कुल्लू का राजमा जो है बहुत फेमस है, तो ये हमारी लोकल है जी। तो इसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जब हम इसकी ब्रांडिंग करेंगे, तो अगर यहाँ पर ये आपसे 125 रुपए या 100 रुपए आपसे कुल्लू या किन्नौर में लेते हैं, ये जाकर के दिल्ली 250 रुपए बिकता है, ये जाके बॉम्बे और बेंगलोर सऊदी अरब 600-800 रुपए में बिकता है। जी जी। तो इसका जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट इस पूरे जाकर के कंज्यूमर के पास लॉन्च कर देगा इसको, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बिल्कुल, किसान शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर जो इस वैल्यू चेन से खत्म कर दिया था, अब इसमें आ जाएगा। जी जी। तो यहाँ इसको लाभ है। तो एक्चुअली अगर आपने आत्मनिर्भर भारत की करनी है, तो सबसे मजबूत कड़ी जो है किसान उत्पादक समूह, क्लस्टर डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल। क्योंकि वोकल फॉर लोकल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। बिल्कुल। वहां डिजीज नहीं आएगी, वहां पर जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी। हम क्यों कहते हैं कि किन्नौर का सेब बहुत अच्छा होना चाहिए, ऊंचा है, या जुब्बल की हाइट का सेब बहुत अच्छा है, या पांगी का जीरा बहुत अच्छा है ना। तो ये जो बातें करते हैं हम, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी जी। एक और बात जो मन में आ रही है किसान की, कि क्या अभी तो सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, कहीं ना कहीं किसान के मन में ये आशंका है कि क्या ये जब कंपनी के हाथ में आ जाएगा, क्या उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा? जी, ये बात बिल्कुल आपने बहुत बात सही कही, और किसानों को जहाँ भ्रमित भी कर रहा है ये प्रश्न जो है, और इसी वजह से थोड़ी एक चर्चा जो समाज में चली रहती है वो चली हुई है। तो इसमें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखे जाए तो कितने प्रतिशत लोगों को ये मिलता है, पहले से इस दृष्टि को देखें तो एक कुल उत्पादन के कुल परसेंट जो है 6% जो इसमें लोग हैं
वो केवल फार्मर जो है वो सेल कर पा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ। वैसे भी कंपटीशन होगा तो ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये भी आपको मैंने दूध की रेट अभी बताई है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक भ्रमित बात है ना, किसान को एक सिक्योरिटी लग रही है, इनसिक्योर लग रहा है। कुछ किसानों को इनसिक्योर लगा रहा है, जबकि बासमती पर अगर देखें तो बासमती एक्सपोर्ट रही 100 कंट्रीज को हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं आपके पास MSP नहीं है जी। आपके किसी फल सब्जी, आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं सेब बेच रहे हैं, MIS है 7 रुपए बेचते हैं, 10 रुपए बेचते हैं, HPMC को देते हैं पिट्टू, तो वहां पर नहीं है। लेकिन किसान लोग ये जो इसमें जो 94% लोग हैं वो MSP से बाहर हैं। जी जी। लेकिन अगर इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि ये पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है बात, तो यथावत है और ये बढ़ता रहेगा। जी जी। लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि हम HPMC से हटेंगे या यहाँ से विड्रा हो गए तो हम इनसिक्योरिटी है, तो अगर जब भी हो तो MSP पे बिके, तो इतनी अगर बात आती है तो एक विश्वास इनमें किसानों को इसमें जगेगा। जी जी। तो अगर ये बात भी होती है, लेकिन मैं भी क्यों दूंगा अगर मुझे 1925 रुपए गेहूं के बजाय 2200 रुपए मुझे मिलता है ई ट्रेडिंग पे, तो क्योंकि कैसे मिलेगा ये भी एक विषय है। गेहूं अगर आप लगाते हैं, गेहूं की 6 टाइम हायर यूरोप में डिमांड है। जी जी। रेट मिलेगा आपको। जी। सऊदी अरबिया में आपको इतनी ओपन मार्केट है। चावल की बात करते हैं 6 टाइम्स हायर है। हाँ। दूध की बात करते हैं 6 हायर है। तो एक्चुअली जब वहां को बेचेगा तो वो 1925 क्यों खरीदेगा, वो बेचेगा, वो ज्यादा बेचेगा जाकर के डायरेक्ट। डॉक्टर सोमदेव शर्मा जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे, क्या किसान ये जो विधेयक है, कृषि विधेयक, ये किसानों के लिए किस तरह से समृद्धि लेकर आ रहा है? इसमें अगर पूरे समग्र रूप में किसानों को इस पे धरातल पे अंकित करते हैं, और धरातल पे अंकित करने के लिए राज्य सरकारों की पूरी जिम्मेवारी है। जी जी। और राज्य सरकारें इसमें बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि से किसानों के बीच में ले जाती हैं और योजनाओं का पूरा लाभ देते हैं, तो उसका लाभ किसानों को उत्तम मिलेगा। और अगर ये बिंदु जैसे छोटे छोटे भ्रमित करने वाले हैं, इनको अगर दूर करते हैं तो किसान का भ्रम भी दूर होगा, और ये जो लंबे समय में भ्रम दूर होना है वो अभी होगा, और खत्म होकर के ये किसानों को बहुत ही उत्तम और उत्कृष्टता के साथ एक वृद्धि की तरफ रहेंगे तीनों विधेयक समग्र रूप में। डॉक्टर सोमदेव शर्मा ने जैसे बताया कि ये जो कृषि विधेयक है ये किसानों के लिए एक तरह से समृद्धि लेकर आ रहा है। किसानों को डरने की कोई बात नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग की बात की जा रही है उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, ज़मीन उनकी रहेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो जो कीमत है उनकी फसल की वो भी ज़्यादा मिलेगी। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।